म्यूचुअल फंड सही है, पर कौन सा? हजारों स्कीम्स अवेलेबल है मार्केट में, तो इन्वेस्ट किस में करना है? और एक से काम तो चलेगा नहीं, तो एक पूरा पोर्टफोलियो कैसे बनाना है? इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली अपने फंड्स पिक कर पाओगे और कभी आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये फंड सही है या नहीं, या मुझे और कौन सा खरीदना चाहिए। आप अपने आप सब कुछ कर पाओगे। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। ये डे 3 का पार्ट 2 है हमारी इन्वेस्टिंग 101 सीरीज का। अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख लीजिए। हमने उसमें एक्सटेंसिवली बात की थी कि क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और क्या रिस्क और बेनिफिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है इन्वेस्ट करने का तो आप कम पैसे इन्वेस्ट करोगे। कम इन्वेस्ट करोगे, आपको रिटर्न फिर कितने परसेंट भी आए। आपने महीने के 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिटर्न 50% भी आ गया तो भी आप 2,500 रुपए ही कमाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। जिस चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक बार कॉन्फिडेंस होगा तो आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर पाओगे और ज्यादा पैसे कमा पाओगे। तो इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इसकी बात करते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे पिक करना है एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड, और साथ में एक पूरा पोर्टफोलियो कैसे बनाना है ताकि आपको कभी किसी और से रिव्यू कराने की जरूरत ना पड़े। और दूसरा, मैं आपको लाइव इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड में, जो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। मैंने उसमें काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं और मैं काफी ज्यादा करते रहूंगा अगले कुछ सालों तक, बिकॉज आई फील के अगले 10 साल में वो आपको बहुत 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 ज्यादा रिटर्न दे सकता है। मैं खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और वो टेक्नोलॉजी में ही कहीं इन्वेस्ट करता है। छोटा सा टीजर है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। तो कैसे चूज करना है एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड, मैं आपको एक 6 स्टेप फ्रेमवर्क बताऊंगा। आप हमेशा कोई भी फंड देखते हो इसको अप्लाई करना और आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओगे इन्वेस्ट करने के लिए। इसका पहला पार्ट है गोल डेफिनेशन, जो कि बहुत जरूरी पार्ट है, क्योंकि अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप इन्वेस्ट किस ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हो तो आप समझ ही नहीं पाओगे कब मुझे प्रॉफिट बुक करना है, कब मुझे इन्वेस्टेड रहना है, कब मुझे ज्यादा पैसे डालने हैं, कब मुझे SIP करनी है, वगैरह वगैरह। तो इसका फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें मेजरली आपको अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन है, आप इन्वेस्टमेंट अपने पैसे को ग्रो करने के लिए कर रहे हो या फिर अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए कर रहे हो? अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट में अगर 100 करोड़ रुपए है, 100 भी नहीं 10 करोड़ रुपए है, आप मुझे बताओ आप बहुत एग्रेसिवली ग्रोथ चाह रहे होगे या अपने पैसे को संभाल के सेव रखना चाह रहे हो? प्रॉब्ली बहुत सारे आप लोग सोचते होगे कि मैं सेफ रखना चाहता हूँ, क्योंकि 10 करोड़ रुपए अगर आपके पास अकाउंट में है और 6% भी अगर आपको मिल रहा है तो 60 लाख रुपए साल के हो गए। तो आई थिंक इस स्टेज पे आने ये चेंज होता है जब आपके पास कम पैसे होते हैं और आप पैसे कमा रहे होते हैं, तो आपको ग्रो करने चाहिए पैसे। और एक बार आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे जब आप बहुत पैसे हैं आपके पास, किसी के लिए वो नंबर 1 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 5, किसी के लिए 10, किसी के लिए कुछ और, पर जब आप उस स्टेज पे आ जाते हो आपको अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना होता है। आप तब ज्यादा रिस्क नहीं लेते हो। तो पहला सवाल आपके लिए है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो फंड्स में, क्या आपको ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना है या वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए? ये काफी चीजें चेंज कर देगा। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, आप कितने टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या लॉन्ग टर्म? अब इसमें बड़ा फर्क है। म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म होता है 5 साल से कम, लॉन्ग टर्म होता है 5 साल से ज्यादा। तो अपने आप से आप ये सवाल पूछिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप 5 साल से कम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या 5 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं? ये भी काफी डिफरेंस लेके आएगा। अगर आपको पता हो सेक्शन 80C इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसके अंडर आप 1.5 लाख रुपए पे टैक्स बचा सकते हो अगर आप ELSS या टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिडर करने के लिए कि आप टैक्स बचाना चाहते हो, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप कितना रिस्क ले सकते हो और आप कितनी वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो? वोलेटिलिटी होती है उतार चढ़ाव। अगर आप एक स्टॉक लेते हो, एक फंड लेते हो, वो 5% माइनस में है, फिर 10% प्लस में है, 6% माइनस में है, 20% प्लस में है, क्या आप ये हैंडल कर पाओगे या आपका पोर्टफोलियो लाल देखते ही आपको घबराहट होना शुरू हो जाती है? ये चारों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से आप ये जरूर पूछना जब भी आप इन्वेस्ट करने चाहते हो। अब मुझे नहीं पता ये कितना क्लैरिफिकेशन दे रहा है आपको। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ, 2 एग्जांपल्स ले लेता हूँ। आई थिंक उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान है, इमेजिनरी नाम ले लेते हैं साहिल, जो 24 साल का है और उसकी नई जॉब लगी है और उसकी सैलरी मान लेते हैं 60,000 के अराउंड है। इसके चारों सवालों के जवाब की बात करते हैं। पहला सवाल, ये ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ये प्रिजर्व करने के लिए? अब क्योंकि ये 24-25 साल के हैं, अपने यंग ईयर्स में है, तो ये ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनकी पहली नौकरी लगी है। और आपको जानना पड़ेगा, जब आप 20s में हो ना तो आपको रिस्क लेना चाहिए। रिस्क मतलब ऐसे क्रेजी रिस्क नहीं, पर थोड़ा लेना चाहिए, क्योंकि पैसे कमाने हैं, ग्रो कर रहे हैं। जिसमें आप अगर 50 साल के हो तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, तो आपको अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना चाहिए। तो देखिए, इस केस में क्योंकि साहिल को अपनी वेल्थ को ग्रो करना है तो वो रेडी है। उनका पहला आंसर है कैपिटल अप्रिसिएशन, ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा सवाल, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? अब यहाँ पे साहिल क्योंकि 24-25 साल के हैं तो उनके पास पूरी जिंदगी पड़ी है अभी, तो वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, 5 साल 10 साल, मतलब ग्रेटर देन 5 ईयर्स। ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा,
क्या वो टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, उनकी 60,000 सैलरी आती है, मतलब वो टैक्सेबल इनकम में होंगे, तो सेक्शन 80C के अंडर अपने 1.5 लाख को नॉन टैक्सेबल बनाने के लिए वो चाहते हैं ELSS फंड में इन्वेस्ट करना। टैक्स सेविंग हाँ एक आंसर है। चौथी बात, कितना रिस्क ले सकते हैं और कितनी वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नई जॉब लगी है और वो सैलरी कमाते हैं, सैलरी आती है, तो और वो जिस एज में है वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। अज्यूम कर लेते हैं, और ये अलग हो सकता है, आप 25 साल के हो पर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फैमिली की, तो शायद आप नहीं लेना चाहते हो, विच इज ओके, पर इस केस में एग्जांपल ले लेते हैं कि वो ले सकते हैं, ठीक है, तो रिस्क ले सकते हैं, वोलेटिलिटी भी हैंडल कर सकते हैं। चारों के जवाब मिल गए। अब कितना इन्वेस्ट करना है, मान लेते हैं वो 30,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में। अब इस केस में मेरा पोर्टफोलियो मैं क्या रिकमेंड करता, या अगर मैं उनकी जगह होता तो कैसे बनाता। सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने बोला उनको टैक्स सेविंग करनी है, तो पहला आंसर तो हो गया उनको ELSS या टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना है। अब 1.5 लाख रुपए नॉन टैक्सेबल हो सकते हैं, मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का ले सकते हो, और मान लेते हैं जो सैलरी आती है उसमें PF भी कटता है, मान लेते हैं 2-3 हज़ार PF कटता है, तो साल का 30,000 रुपए हो गया, तो 1,20,000 रुपए रह गया जो जिस पे टैक्स बचाना है, तो 10,000 रुपए पर मंथ हो गया, एज सिंपल एज दैट, ELSS फंड में। तो पहले 10,000 रुपए जाएंगे, जो 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं उसमें से 10,000 रुपए जाएंगे टैक्स सेविंग फंड में, और जो टैक्स सेविंग फंड मेजरली होते हैं वो लार्ज कैप्स में और मिड कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप्स में बहुत कम करते हैं। तो पहला स्टेप हो गया ELSS फंड में 10,000। कुल। तो दूसरा, अब क्योंकि वो रिस्क भी ले सकते हैं और वो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा स्मॉल कैप में थोड़े पैसे डालना, बिकॉज अगर आपका निफ्टी ग्रो कर रहा है लेट्स से 10, 15, 20%, स्मॉल कैप डबल ही ग्रो करते हैं जनरली अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाते हो। वोलेटाइल ज्यादा होते हैं, रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है स्टार्टिंग में, पर लॉन्ग टर्म में ऑनेस्टली बताऊं कोई रिस्क होता नहीं है खास। तो स्मॉल कैप में 10,000 हो गए हमारे ELSS फंड में, 10,000 हो गए स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में मैं बोलूंगा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्मॉल कैप यार कंपनीज बहुत रिस्की होती हैं। स्मॉल कैप कंपनीज कई बार, क्योंकि स्मॉल कैप है वो छोटी कंपनीज है, तो वो बड़ी हो सकती हैं एकदम से और वो डूब भी सकती हैं। तो इस केस में मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर को नहीं चाहूंगा कि वो पिक करे कंपनी। स्मॉल कैप का इंडेक्स होता है स्मॉल कैप्स 250, जिसमें स्मॉल कैप की 250 कंपनियों का ऐसे मान लीजिए पूरा बॉक्स होता है, तो वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बोलूंगा। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो स्मॉल कैप 250, इंडेक्स में इन्वेस्ट करना 10,000, तो 20,000 रुपए हमारे इन्वेस्ट हो गए। लास्ट के जो 10,000 रुपए बचे उसको भी मैं 2 पार्ट में तोड़ दूंगा। पहला पार्ट है जो शुरू के 5,000 है, मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा एक मीडियम ग्रोथ मीडियम रिस्क में, विच इज मिड कैप। और मिड कैप में मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मिड कैप में चांसेस काफी होते हैं एक मिड कैप कंपनी के एकदम से ग्रो कर जाने के। और जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं बड़ी AMCs के, वो काफी स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता होता है मार्केट के बारे में, तो उनको मौका देना चाहता हूँ कि वो एक अच्छी मिड कैप कंपनी पिक कर पाए ताकि वो ज्यादा ग्रो हो पाए। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होगा पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रोथ आपको काफी ज्यादा मिल सकती है। तो यहाँ पे इंडेक्स पे नहीं जा रहा हूँ मैं, एक अच्छा मिड कैप फंड मैं भी सिखाऊंगा आपको वीडियो में कैसे पिक करना है, पर वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो 10,000 रुपए हमारे ELSS फंड में हो गए, 10,000 रुपए हमारे स्मॉल कैप में हो गए और 5,000 रुपए हमारे मिड कैप में हो गए। अब बचे 5,000। अब एक बात देखो, आप इन 25,000 रुपए में सारे पैसे मैंने इन्वेस्ट कहाँ करें? इंडिया में। इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी हिलती है तो मैं पूरा इंपैक्ट हो जाऊंगा, तो अपने रिस्क को और कम करने के लिए और इनफैक्ट साथ में काफी ग्रोथ भी चेस करने के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा 5,000 रुपए इंटरनेशनल फंड में, जो कि है नैस्डैक। एक यूएस का इंडेक्स है, आप ऐसे मान लो जैसे हमारा निफ्टी है वैसे यूएस का एक नैस्डैक है जो बहुत ही टेक हैवी इंडेक्स है, और टेक्नोलॉजी में मैं काफी बिलीव करता हूँ। मैं खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे पता है नैस्डैक के बारे में। आप मेरी रिकमेंडेशन भी अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नैस्डैक के बारे में खुद पढ़ सकते हो आप एक बार। यूएस की टॉप कंपनीज गूगल, फेसबुक, Amazon, एप्पल, ये सारी है, एनवीडिया, तो उन वो 5,000 रुपए में नैस्डैक के अगेन इंडेक्स में इन्वेस्ट करूंगा। मुझे वहां पे भी कोई गेम नहीं खेलना, इंडेक्स के अंदर सारी टॉप कंपनीज है, 5,000 रुपए वहां डाल दूंगा मैं। मेरे पूरे 30,000 रुपए हो गए। साथ में थीम्स के साथ खेल सकता हूँ, मुझे लगता है इस टाइम पे थीम अच्छी चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मैं डाल सकता हूँ, पर वो अब जाने दो। बेसिकली मैं इन 30,000 रुपए की SIP कर दूंगा और इससे मुझे अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाएगी और रिस्क मेरा काफी कम हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये है पर्सपेक्टिव एक 24-25 साल के लिए जिस लड़के के पास, जो मैंने अभी आंसर्स बताए थे आपको, उनके हिसाब से इन्वेस्ट करना है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। इसमें मान लेते हैं एक मिस्टर राम है जो 50 साल के हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसे कमाए हैं, काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए, लेट्स से 50 लाख 1 करोड़ जो भी है, वो 50 साल के हैं। और उनके पर्सपेक्टिव से क्या आंसर्स होने वाले हैं? क्या वो कैपिटल अप्रिशिएशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए? इसमें उनका जवाब है कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए। उन्होंने काफी पैसे कमा लिए हैं और 50 की उम्र में मैं नहीं चाहूंगा आप ज्यादा रिस्क लो। उस एज में आके आपको अपनी जो अपने पैसे कमाए हैं पूरी जिंदगी, उनको संभाल के सेफ रखना चाहिए। थोड़े ग्रो होते रहे पर रिस्क नहीं आना चाहिए ज्यादा। तो इस केस में उनको ग्रोथ को वो चेज नहीं कर रहे, वो चेज कर रहे हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए। दूसरा जवाब, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए? इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि वो कर तो लॉन्ग टर्म के लिए रहे हैं, ग्रेटर देन 5 इयर्स के लिए, पर मे बी बच्चों की एजुकेशन या सडन हेल्थ क्राइसिस या किसी वजह से उनको शायद जल्दी पैसे निकालने पड़ सकते हैं।
तो हालांकि लॉजिक ये है कि 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर तब भी ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज सडन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो ये हो सकता है कि शायद पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो मे बी जल्दी पैसे निकालने पड़ जाए। तीसरा, क्या वो टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, उनके लिए अच्छे सैलरी नहीं आती है या फिर वो जो भी रीज़न है, पर वो टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। चौथा, कितना रिस्क ले सकते हैं वो या कितना वोलेटिलिटी ले सकते हैं वो? इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, नहीं चाहिए। 50 की उम्र में आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, और लेट्स से हमारे जो मिस्टर राम है उनको वोलेटिलिटी भी नहीं चाहिए। वो चाहते हैं स्टेबल रहे, कम रिटर्न आता रहे, कोई बात नहीं, रिस्क भी कम रहे, मुझे रोज ऐसे ऊपर नीचे मार्केट नहीं देखनी है। कूल। अब इस पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से उनको 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं मार्केट में हर महीने। अब कैसे बनेगा? मैंने पहली बात बोली कि उनको रिस्क कम चाहिए, रिटर्न भले ही कम आ जाए, रिस्क कम चाहिए। सबसे सेफेस्ट और सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है इस केस में निफ्टी 50। मैं बोलूंगा इंडेक्स फंड। इसमें इंडेक्स फंड ले लीजिए। निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है जिनके डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे अच्छी खासी ग्रोथ भी मिल जाएगी। तो इस केस में सबसे पहले वो 5,000 रुपए अपने डालेंगे निफ्टी में, ठीक है। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। किस ब्रांड का निफ्टी है उससे फर्क भी नहीं पड़ता है, चाहे मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी हो, चाहे HDFC का हो, चाहे ICICI का हो, फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस रेशियो देख लेना, जगह कम हो वो इसमें इन्वेस्ट कर लिया। खैर वो भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। दूसरी बात, इंडिया में इन्वेस्ट किया है। अगेन जो मैं पहले लॉजिक समझा रहा था, डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो 5,000 रुपए निफ्टी में डाल दिए, 5,000 रुपए नैस्डैक जो US का इंडेक्स है उसमें डाल दिए। 5 और 5, अगेन दोनों बहुत सेफ एसेट्स है, ग्रोथ भी मिल जाएगी, सेफ्टी भी है। 10,000 रुपए हो गए। अब तीसरा पॉइंट आपको बोलता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके केस में भी है तो आप भी सोचना ऐसे ही। मैंने बोला वो इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल से ज्यादा के लिए, पर शायद बिकॉज ऑफ हेल्थ क्राइसिस या किसी बच्चों की एजुकेशन या कोई भी रीजन से जल्दी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं इस केस में पूरे 25,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं म्यूचुअल फंड्स में। मैं क्या करूंगा, इक्विटी से थोड़ा सा शिफ्ट होकर डेट पे भी आ जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपए एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करूंगा। लिक्विड फंड्स वो होते हैं बेसिकली जो काफी स्टेबल रहते हैं, आपको रिटर्न कम मिलेगा पर आपका लॉस नहीं होने वाला, आपको ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा, तो आप जब मन चाहे पैसे निकाल सकते हैं। तो वो 10,000 रुपए मैं एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। या आप कभी भी निकाल सकते हो। तो उनका ये वाला पार्ट भी सेफ हो गया। उनके 10,000 रुपए ग्रो कर रहे हैं और ये 10,000 रुपए ग्रो तो कर ही रहे हैं, पर साथ में जब जरूरत पड़ जाएगी निकाल सकते हैं। तो 10,000 लिक्विड फंड में हो गए और फाइनल 5,000 रुपए जो रह गए वो मैं डाल दूंगा एक हाइब्रिड फंड में, जो थोड़ा सा पैसा डेट में इन्वेस्ट करता है और थोड़ा सा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो ये बैलेंस है और इस तरीके से मेरे 25,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे, जो मुझे ग्रोथ भी दे रहे हैं, मुझे रिस्क भी कम दे रहे हैं, और मुझे जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं निकाल भी पाऊंगा। आई थिंक आपको इन 2 एग्जाम्पल से एटलीस्ट थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी कि कैसे एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अगर आपको 30,000 रुपए 40,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको एक फंड नहीं लेना, 2 नहीं लेना और 20 भी नहीं लेना है। एक लॉजिक होना चाहिए कि मैंने कैसे इसको स्प्लिट किया है। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आता है तो आप अपना लॉजिक बना सकते हो। आपकी अपनी यूनिक सिचुएशन हो सकती है, पर इसके बेसिस पे आप एक बना सकते हो लॉजिक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और ये हमारे फर्स्ट पार्ट को क्लियर करता है, विच इज डिफाइनिंग योर गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस। किसी फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले कितने सालों में। अब ये जरूरी नहीं है कि जो फंड ने परफॉर्म किया है पिछले 5-10 सालों में, जितने % रिटर्न दिया है उतना ही आपको आगे भी देगा। लेकिन तब भी काफी इंपॉर्टेंट है ये देखना कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो उस फंड को मैनेज कर रहा है वो पिछले कुछ सालों में कैसा रिटर्न दे रहा है। इसके लिए मैं आपको ग्रो पे लेके जाता हूँ। अब ये है ग्रो। यहाँ पे अगर आप जाते हो एक्सप्लोर में, यहाँ पे आप जाते हो म्यूचुअल फंड्स में, और लेट्स से मैं मिड कैप देख लेता हूँ। मिड कैप में मुझे सारे फंड दिखना शुरू हो गए। अब इसमें आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, 1 ईयर है, 3 ईयर है और 5 ईयर है। प्लीज 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 कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो तो 1 ईयर देखना ही मत। उसको ऐसे मानो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको देखना ही नहीं है 1 ईयर। 1 ईयर में जो फंड की परफॉर्मेंस होती है उससे आप कुछ भी जज नहीं कर पाओगे। वो चाहे 100% बढ़ गया हो, चाहे 10% नेगेटिव में हो, उससे आप जज करना ही मत उसको। तो हम क्या देखेंगे, उससे बेटर टाइम देखेंगे, विच इज 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स। उससे एक बेटर पिक्चर मिलती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 ईयर देखूंगा और 5 ईयर देखूंगा। अगर मैं क्वांट मिड कैप फंड का देखूं, 3 ईयर है 38.7, जो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा। इनफैक्ट क्वांट के सारे फंड्स काफी अच्छा रिटर्न देते हैं। इंटरेस्टिंगली मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट करना शुरू किया, पर हाँ आगे बढ़ते हैं। 5 ईयर में 32.9% है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो अगेन 1 ईयर 68% है, एकदम इग्नोर, फर्क ही नहीं पड़ता। 3 ईयर क्या है 38, 5 ईयर क्या है 27। तो आपको ये वाला कॉलम देखना है 3 ईयर 5 ईयर। आप जितना लंबे टाइम फ्रेम देखोगे उतना बेटर है। कोई फंड ऐसा हो सकता है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ हो, 2-3 साल हुए, तो आपको 10 साल की परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, पर जनरली बेटर होता है अगर आपको एक फंड की परफॉर्मेंस मिल रही है 3 साल, 5 साल, 10 साल की, तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको इन्वेस्ट करने में। तो आप 3 साल देखना, 5 साल देखना, 10 साल देखना, ठीक है। उससे आपको परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाएगा। ये श्योरिटी नहीं है कि आगे भी ऐसा परफॉर्म करेगा, पर काफी चांसेस होते हैं कि अगर एक पोर्टफोलियो मैनेजर ने जब मार्केट गिर रही थी, उठ रही थी, तब भी काफी अच्छा बैलेंस किया अपने फंड को, तो आगे भी करेगा वो, ठीक है।
तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट विच इज परफॉर्मेंस। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंस रेशो। अब आपको शायद ये पता ही होगा एक्सपेंस रेशो क्या होता है। कमीशन होता है जो कि एएमसी चार्ज करती है आपसे आपके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। हमने पार्ट 1 में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाता है ये क्या होता है, तो आप वो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। अब ये कमीशन तो होता है जो वो चार्ज करती है, पर ये आपका प्रॉफिट का कमीशन नहीं होता। ऐसा नहीं है जो आपके प्रॉफिट हुआ उसका कुछ परसेंटेज कंपनी ले रही है, नहीं, जो आप पैसे इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हो वो उसी में से चार्ज कर लेते हैं। तो अगर आपका भले ही म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हुआ हो लॉस हुआ हो, आपको ये पैसे तो देने पड़ेंगे एएमसी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशो देखना उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। और हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कभी भी किसी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मिड कैप में कर रहे हो, तो मिड कैप के सारे अलग अलग ब्रांड्स के, लेट्स से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, मोतीलाल ओसवाल, नवीन, सबके रिटर्न और एक्सपेंस रेशो साथ में देखना। उससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी फर्क पड़ जाता है इससे। क्योंकि अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। तो मान लेते हैं कि एक फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मिड कैप फंड है, और आप उसमें एक साल में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और उसका एक्सपेंस रेशो 1% है और रिटर्न उस फंड का 10% आया आपको एक साल में। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं समझने के लिए। तो पहली बात, अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 1% एक्सपेंस रेशो है, तो प्रॉफिट का 1% नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का 1% है। मतलब जो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए उसमें से 1% तो वो कंपनी पहली काट लेगी, मतलब रह गए 9,900 रुपए। अब इस 9,900 रुपए में रिटर्न मिलेगा आपको। मैंने बोला 10% मिला है इस केस में, तो 10% ऑफ 9,900 मतलब 990 रुपए आपको प्रॉफिट मिला। अब अगर मैं फाइनल प्रॉफिट की बात करूं तो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 10% का रिटर्न आया आपको विच इज 990 रुपए, लेकिन इसमें से 100 रुपए कमीशन किसका है, आपकी एएमसी का, क्योंकि 1% उसका एक्सपेंस रेशो है। तो वो 100 रुपए और हटाओ, कितने रह गए, 10,890। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझो, आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, अगर एक्सपेंस रेशो 0 होता तो आपके 10,000 रुपए हो जाते 11,000 रुपए। 10% मतलब 1,000 रुपए रिटर्न मिलता, पर इस केस में आपको मिला है 10,890, मतलब 890 रुपए का प्रॉफिट, विच बेसिकली मीन्स आपके 1,000 रुपए के प्रॉफिट में से 110 रुपए इस एएमसी ने रख लिए और 890 रुपए आपको दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1% नहीं, प्रॉफिट का 11% है। और ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस फंड का रिटर्न 10% से भी कम होता, लेट्स से 5% होता, तो भी आपको ये 110 रुपए देने पड़ते, विच मीन्स कि अगर कम होता, उसकी मैथ्स भी कर लेते हैं, अगर रिटर्न 5% होता तो आपको प्रॉफिट 1,000 की जगह और कम होता। अभी 990 रुपए हुआ है तो इसका हाफ हो जाता, मतलब 445 रुपीज का हो जाता। तो इवेंचुअली आपको कितना मिलता, 10,000 रुपए पे 445 का प्रॉफिट, और उसमें से 100 रुपए इस फंड का जो एएमसी है उसका कमीशन, मतलब आपको 10,345 मिलते हैं। और 0% होता तो कितना मिलता, 10,500। मतलब 500 रुपए के प्रॉफिट में से इसने ऑलमोस्ट 150 रुपए रख लिए। ये ऑलमोस्ट 30% हो गया आपके प्रॉफिट का। और सिमिलरली अगर आपको डबल रिटर्न मिला होता 20%, तो ये और कम हो जाता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखना कितना एक्सपेंस रेशो है उस कंपनी का, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके बहुत सारे प्रॉफिट ले जाएगी। तो ये आप देख लेना। लेकिन एक और बात, इसमें आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि एक्सपेंस रेशो कम है तो अच्छा फंड है, ज्यादा है तो बेकार फंड है, ऐसा नहीं होता। आप सोच के देखो, अगर एक अच्छा फंड है और एक बहुत अच्छा फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है, तो उस बहुत अच्छे फंड मैनेजर की फीस भी ज्यादा होगी, और फीस ज्यादा होगी तो एक्सपेंस रेशो भी ज्यादा होगा। तो आपको जब भी एक्सपेंस रेशो देखना है तो रिटर्न के साथ देखना है। अगर मेरे फंड का एक्सपेंस रेशो 1.5% है, पर फंड का रिटर्न पिछले 5 साल का 35-40% है, 30% भी है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सेंस बनता है। इसका सेंस तब नहीं बनेगा कि फंड का 5 साल का रिटर्न तो 10% है और एक्सपेंस रेशो 2% है, तो आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। तो आप इन दोनों को एक साथ देखना, आइसोलेशन में मत देखना। एक्सपेंस रेशो और परफॉर्मेंस एक साथ देखना और उसके बेसिस पे डिसाइड करना कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अब मैं चाहता था बाकी 3 पॉइंट्स भी फ्रेमवर्क की कवर करना इस वीडियो में, पर आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पार्ट 3 इस वीडियो को रिलीज कर दूंगा, जिसमें मैं इस फ्रेमवर्क के बाकी 3 पॉइंट्स भी आपको समझा दूंगा, और मैं आपको एक लाइव एक फंड में इन्वेस्ट करके भी दिखा दूंगा और अपनी रिकमेंडेशन भी दे दूंगा, जो मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट फंड है। और मैं सबको बोलूंगा उसमें उसको एनालाइज करने। आपको अच्छा लगता है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं लगता है मत करो, पर मेरा फेवरेट फंड वही है। मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा इन्वेस्ट उसमें। 2 प्लेटफॉर्म्स यूज करूंगा मैं, कॉइन और ग्रो। जो आपको अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो। मेरा फेवरेट इसमें कॉइन है। ऐसा नहीं है कि वो बेटर है, मैं हमेशा से यूज कर रहा हूँ ज़ीरोधा के प्रोडक्ट्स, तो कॉइन के साथ ये ऑप्शन मुझे मिल गया था, तो मैं कॉइन और काइट यूज करता हूँ मेजरली। तो मैं आपको दोनों दिखा दूंगा, आप जिसमें चाहते हो इन्वेस्ट कर लो। Until then, keep investing in your dreams. Thank you.